है और प्यारे बच्चे क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए एक लाइन है कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां आपके सामने चाहे जैसी हो प्यारे बच्चों, बस हमको मन लगाकर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है। ठीक ना, तो चले प्यारे बच्चे, हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, एक बार आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया हम बढ़िया हैं, और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए भाई, सभी प्यारे बच्चे एकदम से बढ़िया तरीके से जुड़ जाए, फिर उसके बाद क्लास शुरू की जाए। और काफी बच्चों का यह है कि कल का पीडीएफ वन लाइनर नहीं था, हाँ हमको थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए प्यारे बच्चे, लेकिन आज हम वन लाइनर खत्म करके पूरा वन लाइनर कल का भी और आज का भी हम आपको दे देंगे। आप उसके लिए परेशान ना हो, तो जल्दी से क्लास से एक बार जुड़ जाए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। सुमन कुमार, सुरजीत, मयंक कुमार, संजय कुमार, अभिषेक भारती, चंदन कुमार, विद्या झा, संजय प्रसाद, रूपा कुमारी, मनीष कुमार, सत्यम रॉय, अभिषेक कुमार, विपिन कुमार, अमित राज, गोविंद कुमार, मिथुन कुमार, शिव कुमार, अमन कुमार, शिवम, सियाराम, स्नेहा वर्मा, अभय प्रजापति, चंद्रशेखर कुमार, खुशी यादव, नवनीत राय, शिव सागर कुमार, अभिषेक कुमार, राज नंदनी, राखी यादव, प्रिया, नवनीत राय। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो चले प्यारे बच्चे, आज की क्लास का शुभारंभ किया जाए, आज की क्लास का शुभारंभ किया जाए। एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर, क्लास को शुरू किया जाए, और फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज का थोड़ा सा टॉपिक प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव है, तो हम बातों को ज्यादा समझेंगे, क्योंकि बात अगर आप समझ जाएंगे तो थ्योरी आपके लिए आसान होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सिर्फ ये फोकस करेंगे कि सर जो बता रहे हैं उस पर फोकस रहे, वही फोकस रहेगा। तो प्यारे बच्चे, हर लाइन आपको समझ में आ जाएगी और पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करें। भाई चले, क्वेश्चन वही है जो आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, हम वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन शुरू किया जाता है यहां से। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक ना, क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। अब हम किसी के नाम नहीं पढ़ सकते, कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको पढ़ना है, पढ़ना और पढ़ना है, मन लगा के हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे बच्चे कि आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते रहें, है ना, और पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान रहे। तो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे, वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है ना, वाष्प दाब का अवनमन, और अवनमन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों क्या, कमी। अब वाष्प दाब में कैसे कमी आती है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। सुनिए कैसे, सुनिएगा आप सभी प्यारे बच्चों। जैसे एक पात्र है और पात्र के ऊपर ऐसे एक ढक्कन लगा दिया गया, इसमें भर दिया गया प्यारे बच्चों जल। ठीक है, इसमें भर दिया गया क्या, जल भर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, है ना, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भैया अगर इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म किया जाएगा, तो ये जल वाष्पित होगा। ये जल क्या होगा, वाष्पित होगा। वाष्पित जब होगा तो ये जो वाष्प के कण हैं, जो वाष्प है, ये पात्र की सतह से टकराएगी। ये पात्र की सतह से क्या होगी, टकराएगी, और पात्र की सतह पर क्या लगाएगी प्यारे बच्चों, दाब लगाएगी। क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। ठीक है, दाब लगाएगी। क्या किया गया कि ये जो पात्र है, पात्र में द्रव भरा गया है, और इस द्रव क्या होगा, वाष्पित तो होता है, और जब वो वाष्प रूप में उठता है तो उसके ऊपर जो पात्र रखा है प्यारे बच्चों, उस पर दाब लगाता है। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या किया जाता है, अब क्या जाता है कि प्यारे बच्चों, इसमें हम मिलाते हैं अवाष्पशील पदार्थ।
अवाष्पशील पदार्थ। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताएंगे कि अवाष्पशील पदार्थ होते कौन कौन से हैं। तो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों से चीनी हो गया, है ना, शक्कर जिसे बोलते हैं, चीनी, नमक। ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्यारे बच्चों वाष्पित नहीं होते, अर्थात अवाष्पशील होते हैं, जिसे आपके यहां बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया अउड़नशील। अवाष्पशील नहीं बोला है, बोला है अउड़नशील, जो उड़ता नहीं है, जो वाष्पित नहीं होता, तो अउड़नशील याद रखेंगे आप। तो ये अवाष्पशील पदार्थ हो गया, और इस अवाष्पशील पदार्थ को इस विलायक में हम घोल देंगे, ठीक ना। इस विलायक में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घोल देंगे। ऐसा समझो कि यहां पे जब पात्र लिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ जल भरा गया है, द्रव भरा गया है, ठीक। तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जब आप इसमें मिलाएंगे अवाष्पशील पदार्थ, क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, ठीक है भैया। चलिए पहले ये जल हो गया, ये जल के रूप में यहां पे मिल गया, जल के रूप में। अब कहानी कुछ दोनों की अलग अलग होती है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा, दोनों पॉइंट अलग अलग है। ये है प्यारे बच्चों जल, यहां पे सिर्फ जल के कण है, ये आसानी से वाष्पित होकर इस पात्र की सतह पर दाब लगाते हैं। जब इसी जल में हम मिला देते हैं अवाष्पशील पदार्थ, तो ये मिल जाता है आपको, ये मिल जाता है, ये वाला विलयन मिल जाता है प्यारे बच्चों। और इस विलयन में अब दो प्रकार के कण हैं, इस विलयन में दो प्रकार के कण हैं, एक तो है भैया नमक मान लो मिलाए हैं, या फिर चीनी मिलाए हैं, या फिर और दूसरा यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, जल है। इस वाले विलयन में सिर्फ जल है, द्रव के रूप में है, और यहां पे जो आया है प्यारे बच्चों उस जल के साथ चीनी या फिर नमक आ गया है। तो हम मान लेते हैं ये चीनी के कण हैं, ये चीनी के कण हैं, ठीक ना। और जब ये चीनी के कण हैं तो प्यारे बच्चे यहां से जब जल का कण वाष्पित होगा, यहां से वाष्पित होगा, वाष्पित ऐसे होगा, तो उसके मार्ग में कौन आ जाएगा, चीनी के कण आ जाएंगे या नमक के कण आ जाएंगे। तो जो जल फ्री होकर उड़ रहा था, यहां पर जो जल फ्री होकर स्वतंत्र होकर उड़ रहा था, यहां पे ये जब जल उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके मार्ग में, है ना, उसके मार्ग में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, नमक या चीनी के कण आ जाते हैं। तो उसको मार्ग में, उड़ने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात वाष्पित नहीं होने देते। तो यहां पे जो वाष्पित कणों की संख्या है, जो कण पहले ज्यादा वाष्पित हो रहे थे, अब उनके कणों की संख्या में कमी आएगी, और जब कणों की संख्या में कमी आएगी तो प्यारे बच्चों जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। अब बताओ ये समझ में आया। अवरोध उत्पन्न करता है, यहां पे ये सिर्फ जल भरा है, इसको, इसके मार्ग में उड़ने के लिए कोई प्रकार की बाधा नहीं है, सीधे वाष्पित हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चे जैसे ही इसी जल के विलयन में यहां पे अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया गया, तो उसके मार्ग में जो जल वाष्पित हो रहा था उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने आ गया नमक के कण, है ना। और जब नमक के कण आ गया प्यारे बच्चे तो उसका वाष्प दाब, वाष्पित कणों की संख्या कम हो गई तो वाष्प दाब कम होगा। समझ में आया। अच्छा एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है भैया हम समझा देते हैं, ताकि हमको समझा, इस चीज को समझाने से, इसको समझाने से हमको तीन प्रकार के टाइप के हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको समझ लीजिएगा तो तीन प्रकार के टाइप क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस बात को आपको बता दे रहे हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। एक बच्चा कह रहा सर चित्र बनाना है, तो चित्र हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, चित्र आपको नहीं बनाना है, ठीक ना। चित्र आपको नहीं बनाना, हम पहले बता दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, और इसका थ्योरी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब, ये चित्र आपको सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं। सुनिएगा एक बार, जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इसमें जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सबके समझ में आए, और मेहनत करके जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए और उनका अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो एक बार समझ लीजिए 2 मिनट में हम कह क्या रहे हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। यहां पे सिर्फ इस पात्र में जल के कण लिए गए हैं। अब ये जो जल का कण है इसको हम थोड़ा बहुत गर्म किए तो यह जल वाष्पित होकर उड़ना शुरू हो गया,
वाष्पित होकर क्या हो गया प्यारे बच्चों, उड़ना शुरू हो गया। तो ज्यादा वाष्पित हो रहा है यहां पे, तो यहां पे दाब भी ज्यादा ही लगेगा। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें आवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं, जैसे ही आवाष्पशील पदार्थ चीनी या नमक को घोला जाता है, पहले इसकी ऊपरी सतह पर सिर्फ जल के कण थे, इसकी ऊपरी सतह पर सिर्फ जल के कण थे। जैसे ही आवाष्पशील पदार्थ मिलाया गया, इसके ऊपरी सतह पर जल के कणों के साथ साथ नमक या चीनी के कण भी आ जाते हैं। ठीक है ना, नमक और चीनी दोनों के कण उपस्थित हो जाते हैं, जिस कारण अब ये जल वाष्पित होगा तो उसके मार्ग में वो कण अवरोध उत्पन्न करेंगे, अर्थात जल को ज्यादा वाष्पित नहीं होने देंगे, अर्थात जल को ज्यादा वाष्पित नहीं होने देंगे। तो प्यारे बच्चे वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा समझ लो ना प्यारे बच्चे, पहले है ना एग्जाम्पल आपको बताते हैं, है ना एग्जाम्पल बड़े मजेदार सुनाते हैं, सुनाइए, ये समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। एक एग्जाम्पल समझाते तुरंत समझ में आता है। जैसे कहा जाता है ना कि बिना शादीशुदा जिंदगी बड़ी स्वतंत्र होती है। बिना शादीशुदा जिंदगी, शादी ना करिए तो जान लीजिए स्वतंत्र हैं आप, कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, है ना, एकदम फ्री होते हैं आप, स्वतंत्र होते हैं, है ना। लेकिन आपकी वही शादी जब हो जाती है ना, तो आपको फोन करके पूछा जाता है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका काम ये, जल्दी से घर आइए, मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं। मतलब ऐसा समझिए, है ना, ऐसा समझिए कि शादी आपका नहीं हुआ है तो आप जितना उड़ना हो उड़ लीजिए, शादी नहीं हुआ है तो जितना उड़ना है उड़ लीजिए, लेकिन जैसे ही शादी हो गया आप उड़ना बंद कर देंगे, आपके अंदर लिमिटेशन आ जाएगी आप पर, है ना इस ठीक ना, लिमिट आ जाएगा कि आपको उड़ना नहीं, आप सीधा काम करिए और सीधे घर आइए। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहां पे है प्यारे बच्चे, ये अकेला चला ऐसे मनमौज के तरीके से उड़ रहा था, लेकिन इसके जिंदगी में आ गया एक भाई आ गया, कौन, आवासशील पदार्थ, ठीक ना, आवासशील पदार्थ आया और इसकी जिंदगी खराब कर दिया, उड़ने वाला। अब बोलो समझ में आ गया, हाँ, जैसा कि हम भी हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग भी हैं ठीक है। अब बताओ समझ में आ गया प्यारे बच्चे, हाँ अभी बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ही बता दो। हाँ, शादी के लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा, अच्छा ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं प्यारे बच्चे ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो जवाब इसका यही है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है ना। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यह है कि क्यों किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, क्यों किसी तरल में, तरल का मतलब मेरे प्यारे लाडलो द्रव, तरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव। अउड़नशील का मतलब होता है अवाष्पशील, अवाष्पशील, ठोस घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक ना। तो लिखा गया जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस को डाला जाता है तो विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित होते हैं, अतः सतह विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता, अर्थात जल के कण कम, विलेय के कण ज्यादा, है ना। इस कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है, अर्थात विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को। विलायक और भी कोई ले सकते हैं भाई, देखिए विलायक के रूप में सर्वगुण संपन्न जल होता है, विलायक तो बहुत सारे हैं लेकिन सर्वगुण संपन्न जल आपका सबसे बढ़िया है। ये लाइन आपको समझ में आ गई कि नहीं बताओ। है ना, लाइन वही है ना, बोलो समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अगर आपको ऐसा लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जब किसी ठोस को, है ना, जब किसी द्रव में किसी आवासशील पदार्थ को घोला जाता है तो उस विलयन में विलेय के कण ऊपरी सतह पर ज्यादा हो जाते हैं, तो विलायक के वाष्पशील, है ना, विलायक के कणों में वाष्पशील में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अरे भैया देखिए ना, कह रहा है कि जब किसी तरल में अवाष्पशील डाला जाता है, अभी नहीं समझ में आ रहा तो हम चित्रा बना देते हैं, सुनो चित्र बना देते हैं, चित्र भेज देते हैं ऐसे, देखो हम चित्र से समझा देते, याद हो जाएगा आपको। लो चित्र बनाते हैं, ई हो गया तरल, ई हो गया तरल। अब इस तरल में हम घोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, इस तरल, सुनो इस तरल को हमने घोला प्यारे बच्चे, ये तरल है। अब इस तरल के ऊपरी सतह पर सिर्फ किसके कण, तो प्यारे बच्चे बोलेंगे विलायक के कण, विलायक के कण। लेकिन इसमें हमने डाला क्या, विलेय के कण, इसमें हमने डाला विलेय के कण अर्थात अउड़नशील। तो इसकी सतह पर,
तो इसकी सतह पर किसके किसके कण हो जाएंगे, तो अब विलेय के भी कण आ जाते हैं। और जब यहां से जल वाष्पित होना शुरू होगा तो उसके मार्ग में अवरोध कौन उत्पन्न करेगा, विलेय के कण, है ना। सीधे ऐसे बोलेंगे, जब किसी विलायक में या द्रव में आवाष्पशील पदार्थ को या आवरणशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, क्योंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण उपस्थित होते हैं, अतः विलेय के कण विलयन के मार्ग में क्या कर देते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। हाँ, समझ गए ना। चलो भाई, अब अगला टॉपिक इसी से संबंधित है प्यारे बच्चे। अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां से 3 डिफिनीशन आपको पूछने को मिल सकती है, तो यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यहां से आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन मिलना होगा तो 3 हेडिंग आज पढ़ेंगे यहां पे हम, और इन 3 हेडिंगों में लॉन्ग क्वेश्चन एक मिल सकता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक के उन्नयन होता क्या है, ध्यान से समझो। उन्नयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहां पे वृद्धि। जैसे अवनमन का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों, कमी, वैसे, है ना, वैसे उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब कैसे यहां पे आएगा, है ना, कैसे इसके बारे में शुरू किया जाए प्यारे बच्चे, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर पैनल पीडीएफ, अगर पैनल पीडीएफ का नहीं यूज करेंगे ना प्यारे बच्चे तो इतना लंबा कोर्स है वो आपका खत्म नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा तो पढ़ने पड़ेगा ना। ठीक है, लिखेंगे तो कम से कम 10 मिनट चला जाएगा प्यारे बच्चे, तो मात्र 2 से 3 हेडिंग पढ़ पाओगे। ठीक है, 2 से 3 हेडिंग पढ़ पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश है सिलेबस आप पढ़े हैं, आपको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, अब उन्नयन समझते हैं प्यारे बच्चे, उन्नयन होता कैसे है। हाँ, थोड़ा सा आप भी सहयोग करो प्यारे बच्चे, क्योंकि आपको भी पता है कि जल्दी से इसको हमको पढ़ना है। चलिए धीरे धीरे समझाते हैं आपको, समझ लो प्यारे बच्चे, लैंग्वेज अपने आप बना लिया करो, समझा करो, लैंग्वेज अपने आप बना सकते हो आप। सुनिए अब वही प्रक्रिया फिर से हम आपको समझा रहे हैं। यहां पे प्यारे बच्चों जल लिया गया है, द्रव, इस पात्र में सिर्फ और सिर्फ क्या है प्यारे बच्चों, द्रव है। द्रव है तो इसकी ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर सिर्फ जल के कण हैं। सिर्फ किसके कण, जल के कण। अब इसको आप थोड़ा सा ही भी गर्म करोगे, इसको आप थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो यहां से ये जल का कण वाष्पित होना शुरू हो जाएगा तुरंत। थोड़ा सा गर्म करने पर ये वाष्पित होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है, इसकी जिंदगी में आवासशील पदार्थ आ जाता है। इसके जो जल है इसकी जिंदगी में एक पदार्थ आता है और उस पदार्थ का नाम है आवासशील पदार्थ। जब इस पदार्थ में प्यारे बच्चों, इस जल में आवासशील पदार्थ हो जाता है, इसको घोल देंगे यहां पे, यहां पे। ठीक है, तो जो द्रव के रूप में है अब वो किसके रूप में आ गया प्यारे बच्चों, विलयन। ठीक है, और इसकी ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर कौन कौन से कण आ चुके हैं, विलेय के कण, आवासशील पदार्थ के भी कण आ जाते हैं। आवासशील पदार्थ के कण आ जाते हैं, तो जब यहां से जल का अणु उड़ना शुरू करेगा गर्म करने के बाद, तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देंगे ये विलेय के कण। इस विलेय के कण में अवरोध उत्पन्न होगा, और विलेय के कण अवरोध उत्पन्न होगा तो यहां पे जो कण वाष्पित ज्यादा होंगे वह कण वाष्पित कम होगा, और जब वाष्पित कणों की संख्या में कमी आएगी, कण कम होंगे, तो प्यारे बच्चों वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं,
सर अपने भाषा में लिख सकते हैं, नंबर बना बनाकर देगा एग्जामिनर। अपनी भाषा की ये नहीं है कि एकदम इस भाषा में लिख दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं कि एकदम इसे घसीट दीजिए अपनी भाषा में, साइंस है। हाँ देखो प्यारे बच्चे, यहां तक सबको क्लियर होगा। अगर हम आपसे कहें, है ना, अगर हम आपसे कहें कि ये द्रव ए है और द्रव बी है, थोड़ा सा इमेजिन करना प्यारे बच्चे, थोड़ा सा इमेजिन करना। हम सोच क्या रहे हैं, आप क्या सोचेंगे तुरंत समझ जाओगे। यहां पे द्रव ए दिया गया और द्रव बी दिया गया है, और आपको दिया गया कि इसे वाष्पित करना है। इसे क्या करना है प्यारे बच्चों, वाष्पित करना है। तो बताओ किसको आसानी से वाष्पित कर सकते हैं। बताओ इनमें दोनों में ए और बी को किसको आसानी से वाष्पित किया जा रहा है। ए को, चलिए ये तो समझ गए, ए को वाष्पित किया जा रहा है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, तो मतलब ये जब हुआ क्या कहानी, इसका वाष्प, इस सुनो आप, अच्छा इतना समझ गए ना आप लोग। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि भैया इसको आसानी से वाष्पित किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताप को कम करना पड़ेगा। इसको आसानी से वाष्पित किया जाएगा तो इसके लिए ताप कम, इसको वाष्पित करने में ज्यादा समय लगेगा, इसको वाष्पित करने में ज्यादा समय लगेगा, तो ताप क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा ना। ताप क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। और जब ताप को ज्यादा करना पड़ेगा तो ये जो ताप में वृद्धि होती है, इसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। थोड़ा सा अगर आप समझ चुके हो प्यारे बच्चे, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वथनांक में उन्नयन होता क्यों है। क्वथनांक में उन्नयन होता क्यों है, अब कुछ समझ में आया, लाइन समझ में आई मेरी कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बी का, क्योंकि जल को वाष्पित करना है, जल को ज्यादा वाष्पित करेंगे तो प्यारे बच्चे ये तो कम ताप पर ही वाष्पित हो जाएगा। थोड़ा सा तापमान देगा तो वाष्पित हो गया, क्योंकि इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां के जल को वाष्पित करना है तो इसके मार्ग में आके बैठा है क्या, क्या आवासशील पदार्थ है, तो इसकी जिंदगी खराब कर बैठा है ना। इसको वाष्पित तो होने नहीं दे रहा, उड़ने नहीं देता, तो इसको अलग से ऊर्जा लेनी पड़ेगी, अलग से इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे ताप ज्यादा होगा तो क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया प्यारे बच्चों। तो इसका मान लो तापमान, इसका तापमान क्या मान लो T0, और इसका तापमान मान लो TB। इसका तापमान T0 और इसका TB0 ऐसा मानो, है ना। बी जो है ब्लोइंग पॉइंट है, उबलने वाला, ठीक ना, ब्लोइंग पॉइंट। तो इसका तापमान कम और इसका तापमान ज्यादा, तो मेरे प्यारे बच्चों टीबी का मान बड़ा होगा TB0 से, टीबी का मान बड़ा होगा TB0 से, टीबी का मान बड़ा होगा TB0 से। बोलो समझ में आया प्यारे बच्चे आपको। एक मोटी मोटी कहानी ऐसा मान लो ना कि प्यारे बच्चे हम लोग क्या हैं, सुनो ना ऐसे समझो। हम आपको एग्जांपल दे देते हैं होता क्या है। मान लो हम हैं, है ना, मेरी जिंदगी खुशहाल है ना। ठीक ना, हम बहुत खुशहाल हैं। खुशहाल क्यों है, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मतलब मेरे नाम में आवासशील पदार्थ जैसा कुछ नहीं आया है, मेरी जिंदगी में आवासशील पदार्थ जैसा कुछ नहीं आया है जो मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। हम उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की चीज की सहायता नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में आवासशील पदार्थ का, है ना, आवासशील पदार्थ नाम का कोई आता है, तो जो हम स्वतंत्र होकर उड़ रहे थे अब स्वतंत्र होकर उड़ेंगे नहीं। तो हमको उड़ने के लिए अलग से, है ना, हमको उड़ने के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा लेनी पड़ेगी, है ना। हमको उड़ने के लिए अलग से क्या लेनी पड़ेगी, ऊर्जा लेनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो वही है, यहां पे तापमान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो इसकी हम लोग, है ना,
है ना। तो अब समझते हैं इसकी लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं, है ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो आप समझते हैं धीरे धीरे। क्या है प्यारे बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन तथा गुल्य के, गुल्य का मतलब प्यारे बच्चों यहां पे विलेय का अर्थ है। गुल्य का मतलब किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, विलेय से संबंधित है। गुल्य के अणुभार के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। कैसे होगा, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है उसे क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। जिस ताप पर, है ना, जिस ताप पर द्रव क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक, तो उसी को आप क्वथनांक बिंदु कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या होगी, है ना, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी को वाष्पित होना है, किसी द्रव को क्वथनांक, है ना, किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप होता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर हो जाए, ठीक ना। किसी द्रव का क्वथनांक बिंदु वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। पहले एक लाइन बोलो, अभी इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तब वहां पे आपको समझ में आएगा। किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। समझ में आया। किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा। तो ये हो गया क्वथनांक किसे कहते हैं, ये तो हो गया क्वथनांक का डिफिनीशन। क्वथनांक में उन्नयन हुआ कैसे उसके बारे में, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा सुहानी कुमारी रिकॉर्डिंग क्लास है, अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे लाइन क्या है कि जब किसी आवासशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो द्रव के वाष्प दाब में कमी आती है। द्रव की वाष्प दाब में क्या आती है प्यारे बच्चों, कमी आती है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। मतलब इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कितना अधिक ताप की क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, आवश्यकता पड़ती है। और जब अधिक ताप की आवश्यकता होती है अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है ना, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और विलायक का क्वथनांक कम हो जाता है। इस क्वथनांक के उन्नयन को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बोलो प्यारे बच्चे, ये समझ में आया आपको। देखो लाइन वही है, लाइन वही है, घुमा फिराकर लाइन वही चल रहा है, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा। अच्छा इसका फार्मूला होगा प्यारे बच्चे यहां पे, ठीक है। पहले ये बताओ समझ में आया, लाइन वही है प्यारे बच्चों, देखो ना सीधे लिखा गया है। जब किसी आवासशील पदार्थ को किसी द्रव में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो द्रव का वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। बिल्कुल आती है भाई, द्रव में, है ना, किसी आवासशील पदार्थ को किसी द्रव में मिलाओगे तो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है भैया। अतः विलयन का वाष्प दाब, अभी बोले थे ना, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या करने पर, बराबर करने के लिए हमको अधिक ताप की क्या पड़ती है, आवश्यकता। और ये जो आवश्यकता है अधिक ताप की प्यारे बच्चों, उसी को आप बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाता है, उसी को आप बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसे डेल्टा क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया आप सभी को। बोलो समझ में आया प्यारे बच्चे यहां तक आपको। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखते हैं, यहां पे इसका फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चे यहां पे।
ठीक ना। हाँ, तो क्या होगा, डेल्टा टीबी जो होगा प्यारे बच्चों वह समानुपाती होगा किसके, मोललता के। डेल्टा टीबी जो होगा वो समानुपाती होगा मोललता के। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब उसी के आगे चल रहे हैं, सुनिएगा अब, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती होता है मोललता के। तो डेल्टा टीबी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है प्यारे बच्चों केबी, और मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। अब यहां पे है क्या क्या बातें यहां पे, तो हम पूरा पहले लिख देते हैं, अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे इस मोललता क्या है, तो मोललता स्मॉल डब्ल्यू गुना 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि ये मोललता का फार्मूला होता है। तो ये तो आपका हो गया सूत्र, ये आपका हो गया क्या प्यारे बच्चों, सूत्र हो गया उसी का, क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र हो गया। अब बच्चों को डाउट होगा कि सर ये है क्या क्या बातें यहां पे। तो डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। केबी बराबर क्या है, क्वथनांक, या फिर ऐसे लिखेंगे उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल यम क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और लास्ट कैपिटल डब्ल्यू क्या है, यह है विलायक का भार, विलायक का भार, बस, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ आपको खींचना है, ग्राफ आपको यहां पे प्यारे बच्चों खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए क्या होगा, यहां पे रहेगा वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है। और यहां पे प्यारे बच्चों हो जाएगा, है ना, तापमान। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ आपको खींचना है, ठीक ना, क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। अब सुनिएगा, कोई द्रव उबलता कब है, इधर बता देते हैं, है ना। वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए, अच्छा इधर ही लिखते हैं ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ग्राफ यहीं पर है। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, वाष्प दाब, कोई द्रव कब उबलेगा, वाष्प दाब बराबर होना चाहिए किसके, वायुमंडलीय दाब के। वाष्प दाब बराबर होना चाहिए वायुमंडलीय, ठीक ना। अब क्या होगा यहां पे आगे, अब होगा क्या प्यारे बच्चों कि ये है, ये वाली जो रेखा है, सुनिए ग्राफ बनाओगे तो ये वाली जो रेखा है इसे हम मान लेते हैं कौन सी रेखा, वायुमंडलीय रेखा। ध्यान से समझिए, ये हो गई वायुमंडलीय रेखा या फिर वायुमंडलीय दाब की रेखा। इस लाइन पर है वायुमंडलीय दाब। तो दो बिंदु हैं, एक ऐसे लाइन खींच लो, यहां पे ऐसे लाइन खींच लो, दो बिंदु, एक यहां पे एक यहां पे। एक बिलियन का है, ये बिलियन का है, ये विलायक का है और ये बिलियन का है। दो बिंदु माने हैं, ठीक ना, बिलियन, ये बिलियन के लिए है, ऊपर वाला विलायक के लिए। प्यारे बच्चे आपको समझना है, यहां पे विलायक है और यहां पे बिलियन है। ये विलायक जल्दी से वायुमंडलीय दाब पर जल्दी से पहुंच सकता है कि बिलियन। तो मेरे प्यारे बच्चे विलायक को इसलिए ऊपर रखा गया है क्योंकि यह विलायक जल्दी से इस वायुमंडलीय दाब पर पहुंच जाएगा, ठीक है। विलायक को अगर वायुमंडलीय दाब पर पहुंचना है तो ये जल्दी से वायुमंडलीय दाब पर जल्दी से पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये विलयन को पहुंचने में ज्यादा समय लिखेगा। देखो विलायक को यहां पे पहुंचने के लिए कम दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन विलयन को वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक ना। तो क्या होगा भैया, अंतर देखो, ये जो अंतर आएगा, ये जो अंतर आएगा, इसी अंतर को हम बोलेंगे क्या प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी। बस इतना लिख दीजिएगा, है ना, इतना लिख दीजिएगा, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा।
बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं? ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टॉपिक है वह है हिमांक का औन्नमन। हाँ बिल्कुल भाई, इतने से 5 नंबर। आपका क्वेश्चन यही है क्वथनांक में उन्नयन से। 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। लेकिन अगर आगे आपसे संबंध पूछता है, संबंध आदि पूछता है, तो उसका पूरा फार्मूला लिखिएगा। फार्मूला लिखने के बाद आप ग्राफ बना दीजिएगा, 5 नंबर हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हिमांक का औन्नमन। औन्नमन का मतलब प्यारे बच्चों कमी। कोई हिमांक की डिफिनीशन बता सकता है? कोई हिमांक की डिफिनीशन समझ में हिमांक की डिफिनीशन बता सकता है? हाँ कोई ग्राफ, हिमांक का मतलब समझते हैं ना, जल का। अगर आपको हिमांक का मतलब ना समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं, जल को बर्फ में बदलना, सीधे कह सकते हैं। हिमांक का मतलब ऐसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो एक चीज यही समझिए, जल को बर्फ में बदलना, सीधी बात है। ठीक है ना। अब किसी जल को बर्फ में बदलना, ऐसी कहानी है कि हमको जल को किस में बदलना है, बर्फ में बदलना है। तो फिर से वही कहानी आपकी शुरू होती है। ये आपका सिर्फ जल है, और यहां पे अगर जल है, सिर्फ जल है, तो ये आसानी से वाष्पित होगा, आसानी से तेजी से वाष्पित होगा। मतलब ये क्या होगा, तेजी से वाष्पित होगा, ये समझ लीजिए, तेज वाष्पित होगा, तेज वाष्पित होगा। जैसे ही इसमें मिलाते हैं प्यारे बच्चों आवाष्पशील पदार्थ, आवाष्पशील पदार्थ, और आवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं प्यारे बच्चों यहां पे, ठीक है। आवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो इसकी ऊपरी सतह पर, इसकी ऊपरी सतह पर कुछ अतिरिक्त कण भी आ जाते हैं, विलेय के भी कण आ जाते हैं, विलेय के कण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से जल जो वाष्पित होगा उसके मार्ग में होगा अवरोध, तो यहां पे कणों की संख्या आएगी कम, और कणों की संख्या कम होगी, कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी। कणों की संख्या प्यारे बच्चों कम होगी, और कणों की संख्या जब कम होगी तो इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ये जो 2 क्वेश्चन पढ़ा ना ये सब 5 नंबर के हैं, यहां से समझो आप सब। ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछे कि द्रव ये ए है और ये विलयन के रूप में ये प्यारे बच्चों बी है, किसको आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए किसको आप जल्दी से ठोस अवस्था में बदल सकते हो? ए को कि बी को, ए और बी को किसको जल्दी से आप ठोस अवस्था में बदल सकते हो? हाँ, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव जमना प्रारंभ करता है उसे हिमांक कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही डिफिनीशन है। आप बताइए इसमें कि भैया किसको जल्दी से इसमें आप ठोस अवस्था में बदल सकते हो? अभी ए वाले और बी वाले दोनों बराबर हैं, बी वाले को, अच्छा भाई बी वाले को, हाँ तो किसको प्यारे बच्चों, बी को बनाने में, बी को बनाने के लिए, है ना, बी को बनाने के लिए आपको कम ताप की आवश्यकता होगी। अगर आपको बी को ठोस में बदलना है तो आपको कम ताप की आवश्यकता होगी, और यहां पे ये ज्यादा वाष्पित हो रहा है तो इसको आपको बदलने के लिए आपको अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अधिक ठंडा करना पड़ेगा, अधिक ठंडा करना पड़ेगा, और यहां पे इसको कम ठंडा करना पड़ेगा।
कम ठंडा करना पड़ेगा। और कम ठंडा करना पड़ेगा, अब जिनको बी को समझ में आ गया होगा तो ये समझ चुके होंगे हिमांक में कमी क्यों आती है, ठीक ना। इसको ठंडा कम ही कर दोगे, थोड़ा ही ठंडा करोगे तो ये बर्फ रूप में ठोस अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा देर तक ठंडा करोगे तब होगा। तो इसके लिए हिमांक में कमी कब आती है, तो हिमांक में कमी कैसे आई पता चला। बोलो समझ में आया कि हिमांक में कमी क्यों आ रही है, समझ में आया ना। चलिए भाई, ठीक ना। अब इसकी लैंग्वेज आप लोग देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखो प्यारे बच्चे, कह रहा है किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है ना, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है ना। वहां पे क्वथनांक पढ़ रहे थे तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर जो है इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो ठोस अवस्था, क्योंकि आप द्रव को ठोस में बदल रहे हो। हाँ, जब कोई वाष्पशील, अगर क्योंकि अवाष्पशील है तो ठंडा ठंडा भी जल्दी होगा। अच्छा, वहां पे वो कॉन्सेप्ट ना लगाओ। इसको समझो, है ना। अवाष्पशील विलेय का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के बराबर होता है ना, ये समझ सकते हैं। अर्थात एक विलयन का तभी हिमीकरण, मतलब एक विलायक तभी बर्फ में बदलता है जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। सुनिए एक लाइन यहां पे हम आपको बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों क्वथनांक, उसे क्या बोलेंगे क्वथनांक। लेकिन अगर यहीं पर आपसे बोला जाए, है ना, यहीं पर बोला जाए क्या प्यारे बच्चों, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, है ना, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं हिमांक अवनमन, अर्थात उसे बोलेंगे हिमांक बोलेंगे, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चे। तो यहां पे क्या कहा गया, देखो पूरी लाइन वही लिखी गई जैसे हमने आपको समझाया है। कह यही रहा है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है, ठीक ना। विलयन का वाष्प दाब विलायक से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कम हो जाता है। अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, तो विलयन होगा विलायक से कम ताप पर जमता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा टी एफ से। अब इसका फार्मूला हम सब देखेंगे, ठीक है। डेल्टा टी एफ जो होगा वो समानुपाती होगा मोललता के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। इसे बोलेंगे डेल्टा टी एफ से, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से। अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो ऐसा लिख लीजिएगा, डेल्टा टी एफ समानुपाती मोललता के, तो प्यारे बच्चों डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ गुणे मोललता, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे मोललता का फार्मूला स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा। अब क्या लिखना है इसका, है ना, अब इसको आपको लिखना है ना, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ तक पहुंचेंगे तभी आपको वो 5 नंबर देगा, अन्यथा वो 5 नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। ये हो गया।
वाष्प दाब, ये हो गया प्यारे बच्चों वाष्प दाब, और ये आपका हो गया तापमान। देखिए जब ताप में कमी होती है ना, जब ताप में कमी होती है तो इसका मतलब आप हिमांक को जमा रहे हो, ऊपर ना जाकर के आप ताप को कम कर रहे हो तो नीचे की ओर मानेंगे। तो ये आपकी ठोस अवस्था है ना, इस लाइन को हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को हम मान लेते हैं कैसी अवस्था है ना, ठोस अवस्था का वायुमंडल दाब है ना, ये ठोस अवस्था वाली परत हो गई मान लेते हैं, है ना, ठीक ना। ये ठोस अवस्था, इस पर कोई, इस लाइन पर कोई अगर आ जाता है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो दो बिंदु माने गए हैं यहां पे, दो बिंदु, यहां पे हमने माना विलायक और यहां पे हमने माना विलयन, ठीक है। विलायक और विलयन प्यारे बच्चे, विलयन वो वाष्पित ज्यादा होता है, इसको ठंडा करने के लिए अधिक समय लेगा, इसलिए हम इसको ऊपर लिखे हैं, इसलिए हम इसको ऊपर लिखे हैं। विलयन को वाष्पित करने में सॉरी वाष्पित कम होता है, जमाने में कम समय लगेगा, इसलिए नीचे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चे इसको लाइए ना, इसको समझ लीजिए, ये वाली ग्राफ की लाइन यहां तक आती है ना, और इस वाले की लाइन इतनी ही आती है। तो प्यारे बच्चे ये जो लाइन का अंतर आएगा है ना, ये जो लाइन का अंतर आएगा ऐसे ऐसे तिरछा थोड़ा सा आ जाएगा, ये जो अंतर आता है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। बोलिए ये समझ में आया? बोलिए प्यारे बच्चे यहां तक समझ में आया आप सबको? चलो प्यारे बच्चे आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे आगे है प्यारे बच्चों यहां पे विसरण और परासरण, है ना। अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, विसरण और किससे संबंधित है, परासरण से संबंधित है, ठीक है ना। अगला विसरण होता क्या है और परासरण होता क्या है, आप ध्यान से समझो। विसरण और परासरण होता क्या है वो ध्यान से आप समझिएगा, विसरण और परासरण, ठीक है। हाँ अभी वन लाइनर आपको समझाते हैं, ठीक ना। लेकिन अभी जो ये लोग बोलने लगते हैं टाइम ओवर, आप समझिए ना, अगर अभी आप समय नहीं दिए पढ़ाई करने के लिए, अभी आप समय नहीं दिए पढ़ने के लिए, तो विश्वास मानिए कि जैसे आपसे हम बड़े हैं, है ना, ऐसे जिंदगी ऐसे लोगों को देखे हैं जो दिन रात 12-12, 13-13, 14-14 घंटा काम करते हैं, 12-12, 13-13, 14-14 घंटा काम करना पड़ेगा, तब उस समय नहीं कह सकते कि जाइए भाग के, आपको काम नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। और आपको 1.5 घंटा पढ़ने में, 1 घंटा पढ़ने में आपको दिक्कत होता है। प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ो, अच्छे तरीके से, ठीक है। विसरण पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, विसरण की लाइन समझो, विसरण होता क्या है। ये विसरण होता है, ऐसे एक नली लगा देते हैं यहां से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसे आप मान लो प्यारे बच्चों सांद्र विलयन है, ये क्या है, सांद्र विलयन, ये आपका है तनु विलयन, ठीक है। ये सांद्र विलयन है, वो तनु विलयन है, ठीक है। अब सांद्र विलयन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों जो सांद्र विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है उसमें विलेय कम हो, सॉरी विलेय ज्यादा होता है, विलेय का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होता है, और जो विलायक होता है
वह कम होता है, ठीक है। लेकिन जो तनु विलयन होता है, तो तनु विलयन होता है, इसमें विलेय विलेय कम और विलायक जो होता है उसका मान ज्यादा होता है। अरे बच्चे, दो लाइन हमने आपको बताई कि यहां पे 2 बिलियन रखे हैं, ठीक ना, 2 बिलियन रखे हैं और 2 बिलियन में एक रखा गया, एक ए और बी। ए क्या है, सांद्र बिलियन है, और बी है तनु बिलियन। जो सांद्र बिलियन होता है, जो सांद्र बिलियन होता है उसमें विलेय का मान ज्यादा और विलायक का मान कम, और जो तनु विलयन होता है उसमें विलेय का मान कम और विलायक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है आपकी ऐसे, है ना। जो भी सांद्रता होती है, जो मान होता है वह उच्च से हमेशा किधर की ओर चलता है, निम्न की ओर चलता है। कोई भी मान होगा, चाहे वो उष्मा होगी चाहे सांद्रता होगी, हमेशा उच्च से किधर की ओर चलता है, निम्न की ओर चलता है। आप लोग कमेंट में एक बार लिख दो, आप एक बार कमेंट में लिख दो प्यारे बच्चे कि जो मान होगा, है ना, उच्च से हमेशा निम्न की ओर चलेगा। एक बार कमेंट लिखो प्यारे बच्चे कि हाँ सर, ये उच्च ताप जो सांद्रता होगी उच्च से हमेशा निम्न की ओर चलेगी, ठीक है, उच्च से निम्न की ओर चलेगी। बिल्कुल भाई, अगर आप समझ चुके हैं ये चीज समझ गए ना, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से विलेय की सांद्रता जाता है, तो ये वाला इस विलयन से इस विलयन की ओर, इस विलयन से इस विलयन की ओर, अर्थात ए से बी की ओर, ए से बी की ओर किसके कण चलेंगे, विलेय के कण चलेंगे। किसके कण, विलेय के कण चलेंगे। और बी से ए की ओर, बी से ए की ओर किसके कण चलेंगे, विलायक के कण चलेंगे। बी से, है ना, बी से ए की ओर किसके कण, विलायक के कण। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं प्यारे बच्चों विसरण, इसी क्रिया को हम बोलते हैं विसरण। इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन आपको बतानी है ना, क्या है प्यारे बच्चे, कि जब भिन्न भिन्न सांद्रता, है ना, इसकी सांद्रता अलग, इसकी सांद्रता अलग, भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन को संपर्क में रखते हैं, तो विलेय के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, है ना, अर्थात सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, तथा विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है। या यही तो है, जो विलेय के कण हैं, विलेय के कण हैं वो किधर से चल रहे हैं, सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से निम्न विलयन, सॉरी, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, किस विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर। और जो विलायक के कण हैं, विलायक के कण वो किधर की ओर चल रहे हैं, वो तनु विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और यह जो क्रिया होती है इसी को आप विसरण कहते हैं। बोलो, समझ में आया। बोलो, ये चीज समझ में आया प्यारे बच्चे आप लोगों को, विसरण समझ में आया। विसरण होता क्या है कि जब भिन्न सांद्रता के विलयन को संपर्क में रखा जाता है, तो विलेय के कण सांद्र से तनु विलयन की ओर तथा विलायक के कण इधर से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं। सर विलेय और विलायक नहीं पता है, बता दीजिए। अगर आपको विलेय और विलायक नहीं पता है तो आप, ये गलत बात है आपको। समझ रहे ना, इतना तो आसान बताए भैया कि यहां पे विलेय का मान ज्यादा है, यहां पे विलायक का मान ज्यादा है, तो विलेय के कण इधर ज्यादा है उधर से कम की ओर चलते हैं, और जो ज्यादा है से कम की ओर, तो इधर विलेय के कण ज्यादा है तो विलेय के कण ज्यादा इधर है, कम की ओर, कम इधर है तो इधर की ओर चलते हैं। इधर विलायक का मान ज्यादा है तो विलायक के कण विलेय की ओर चलते हैं, इधर कम है, बस खत्म है। बोलो, समझ में आया इसे। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे विसरण, सॉरी परासरण, है ना।
क्या बोलेंगे? परासरण। परासरण को समझते हैं। अब परासरण क्या होता है? चित्र वही है, चित्र उसी तरीके से है। चित्र उसी तरीके से है परासरण में, बस अंतर क्या है कि यहां पे तो ऐसे निकलने के लिए तो यंत्र बना होता है, लेकिन हम यहीं पर एक झिल्ली लगाते हैं। ये आपकी झिल्ली हो गई, और ये जो झिल्ली है इसे हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होता है प्यारे बच्चों? यह आपका विलयन कैसा है? सांद्र विलयन। ये क्या है? सांद्र विलयन। और ये क्या है? इसे आप बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है, सांद्र विलयन और तनु विलयन, है ना? तनु विलयन में क्या होता है कि विलेय का मान कम और विलायक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और ये जो सांद्र विलयन होता है ना, इसमें क्या होता है? विलेय का मान ज्यादा और विलायक का मान कम होता है। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे ये समझो, जब हम परासरण पढ़ रहे होते हैं तो अर्धपारगम झिल्ली लगने की वजह से, है ना, अर्धपारगम झिल्ली लगने की वजह से ये जो विलायक के कण हैं, विलायक के कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं। ठीक ना? अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ किसके कण निकल सकते हैं? अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ विलायक के कण निकल पाते हैं, विलायक के कण निकल पाते हैं, विलायक के कण निकल पाते हैं, विलेय के नहीं, विलेय के नहीं। ठीक है, तो विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से, है ना, विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलना परासरण कहलाता है। बस खत्म हो गया। जो विलायक के कण चलते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलते हैं परासरण क्रिया में। वो किसकी सहायता से प्यारे बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से। तो उसकी डिफिनीशन क्या होगी हम वो देखेंगे यहां पे। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन क्या है प्यारे बच्चों? विसरण और यह है परासरण। तो भिन्न सांद्रता के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर विलेय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर तथा विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ठीक, परासरण होता क्या है? तो परासरण में होता क्या है प्यारे बच्चों को? जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली से होकर किधर से? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को आप परासरण कहते हैं। ठीक है ना? ये आपका होता है। चलिए अब वन लाइनर देखते हैं इसका। एक लाइन वाला 5 मिनट देखेंगे। वन लाइनर देखिए, 5 मिनट जल्दी से खत्म करते हैं प्यारे बच्चे इसको। पहला है प्यारे बच्चों, अणुसंघ। विलयन के अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलयन के अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो विलयन के अणुसंघ गुणधर्म विलेय कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सीधे लाइन, ठीक ना? विलयन के एक अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और अणुसंघ गुणधर्म की संख्या कुल कितनी होती है? तो ये भी 4 रखिएगा। कितना होता है प्यारे बच्चों? 4 होता है। चलिए भाई अगला, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली से केवल कण आर पार निकल पाते हैं। जब परासरण की क्रिया होती है तो किसके कण आर पार निकल पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही आर पार निकल पाते हैं, विलेय के कण नहीं। ठीक है, परासरण दाब को व्यक्त करने का फार्मूला क्या होता है? तो पाई बराबर होता है CRT।
पाई बराबर क्या है प्यारे बच्चों, CRT होता है। अगला क्या है प्यारे बच्चों, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासरी विलयन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उसे हम बोलते हैं समपरासरी विलयन कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चे, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आप आदर्श विलयन कहते हैं। सुमन कुमार है ना, सुमन कुमार, CRT का फुल फॉर्म नहीं है प्यारे बच्चे, C का सांद्रता, R स्थिरांक, T ताप है, फुल फॉर्म नहीं है उसका। ठीक है, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आप आदर्श विलयन कहते हैं। और आदर्श विलयन के लिए क्या क्या होता है, तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H और डेल्टा V अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन, ठीक ना, एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन और डेल्टा V का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, घट सकता और बढ़ भी सकता है। अच्छा, चर्मपत्र झिल्ली है ना, चर्मपत्र झिल्ली व अर्धपारगम झिल्ली है ना, अर्धपारगम दोनों प्रकार की होती है। ये थोड़ा सा लाइन मिस्टेक है प्यारे बच्चों, इसे हम देखकर तब आपको बता देते हैं। इस लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है इसलिए घोड़े का चिन्ह बना दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अब जब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होगा तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसका मान पॉजिटिव और आयतन परिवर्तन होगा उसका भी मान पॉजिटिव है, क्योंकि धनात्मक कह रहा है। ठीक है, उसके बाद राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, तो राउल्ट के नियम में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो उसका मान ऋणात्मक होता है और आयतन परिवर्तन का मान भी ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करना और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करना। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ये एग्जाम्पल आप सभी याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चे, एक सूत्र है P बराबर P0x1 प्लस P2x2 गणित अभिव्यक्त करता है, ये किस नियम पर होता है ना, ये किस नियम पर होता है, तो इसे हम बोलेंगे राउल्ट का नियम। इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम बोलते हैं। P बराबर P1x1 प्लस P2x2 गणित अभिव्यक्त होता है, किस नियम का है ये प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम का है। चलिए लास्ट देखते हैं। एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो कहा जाता है उसे हम बोलते हैं अतिपरासरी विलयन। ठीक ना, क्या होता है, एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है कहा जाता है उसे हम बोलते हैं अतिपरासरी विलयन। और एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से कम होता है उसे हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। और ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यह है क्वथनांक की इकाई, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई, और यह है हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई प्यारे बच्चे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इतना ही था, वन लाइनर। ठीक ना, वन लाइनर का मतलब यही होता है प्यारे बच्चे कि वो जो क्वेश्चन है, जैसे ये पूछ रहा है ना, एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से कम होता है कहा जाता है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है और उस प्रश्न का जवाब ये है। अभी आप वन लाइनर का मतलब नहीं समझते हैं। ठीक है, कल इसके जो भी सब्जेक्टिव बचे हैं 2-4 को वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कल इसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़कर ये लेसन खत्म करेंगे। ठीक ना, अभी ये क्लास खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चे, कल क्लास होगा, तो कल क्लास जो बचा है, अभी जो इसका सब्जेक्टिव भी 2-4 बचे हैं और फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव बचे हैं, वहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब कल पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, हाँ ये चीज है, पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे तो पूरा लैंग्वेज पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, लिख कर पढ़ाएंगे तो शायद में आपका कोर्स खत्म होने से नहीं है कि कोर्स खत्म हो जाएगा आपके 60 दिनों में। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं इस बात को, सौरव कुमार। ठीक ना।
ठीक ना। इसलिए आपको समझना होगा बातों को, जो बताया जाता है उन पर फोकस करिए, नहीं तो ये समझिए कि पूरा चले तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्लास कैसा लगा? पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे तो कोर्स आपका खत्म नहीं होगा प्यारे बच्चे, है ना। ठीक है, तो कल हम जो शेष बचा है पराशर दाब, पराशरी विलयन, ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़कर उल्टा पराशर दाब जिसे बोलते हैं वो सारी चीजें करके हम आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव कल करवा देंगे। तो ये लेसन कल खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल आपको नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को, है ना, जय हिंद, वंदे मातरम। से हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक जल्दी से क्लास शुरू हो चुकी है और प्यारे बच्चे क्लास से जल्दी से जुड़ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए एक लाइन है कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां आपके सामने चाहे जैसी हो प्यारे बच्चों, बस हमको मन लगाकर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है।